और चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां इन दिनों महायुति और महाविकास अघाड़ी दो ऐसे गठबंधन हैं जिसके इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती नजर आती है। लेकिन इस बीच पवार के सियासी चक्रव्यूह में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां ऐसे फंस गई है कि उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी है। आखिर क्या है महायुति का नया प्लान और महाराष्ट्र की सियासत में क्यों हो रहा है भटकती आत्मा का जिक्र? ये रिपोर्ट देखिए। पवार ने बनाई ऐसी रणनीति, चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। महायुति का सीक्रेट प्लान, अब की बार रहेंगे सावधान। लोकसभा में मिली गहरी चोट, विधानसभा में नहीं रखेंगे खोट। लोकसभा चुनाव के ठीक 5 महीने बाद अब बारी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की है। तमाम सियासी दल चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, शिवसेना हो या शिवसेना यूबीटी, एनसीपी हो या एनसीपी शरद, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। प्रदेश की ये वो 6 मुख्य पार्टियां जो अब की बार 3-3 के खेमों में बांटकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। एक खेमा है महायुति और दूसरा खेमा है महाविकास अघाड़ी। महायुति की अगुवाई जहां बीजेपी कर रही, वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है। महायुति में सीएम एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना भी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में शिवसेना का दूसरा गुट यानी उद्धव ठाकरे के लीडरशिप वाली शिवसेना यूबीटी। महायुति में जहां अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी शामिल है, तो वहीं एमवीए में शरद पवार की अध्यक्षता वाली एनसीपी शरद की साझेदारी, यानी दोनों खेमा दिग्गज और कद्दावर नेताओं से सुसज्जित है। जाहिर है दोनों की अपनी अपनी रणनीति हो, सत्ता पर काबिज होने के लिए अपना अपना प्लान होगा। महायुति ने भी एक ऐसा ही खास प्लान बनाया, यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान तैयार किया। ये प्लान है एनसीपी शरद के मुखिया और प्रदेश के कद्दावर नेता शरद पवार को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महायुति के नेताओं ने शरद पवार को लेकर एक खास प्लान बनाया। प्लान ये कि अब की बार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार को टारगेट नहीं करना है, शरद पवार पर किसी भी तरह से जुबानी हमला नहीं करना। इसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो महाराष्ट्र में ही हुआ था। यूपी और महाराष्ट्र में हुए नुकसान की वजह से बीजेपी का ओवरऑल सीटों का आंकड़ा 240 तक ही पहुंच पाई थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 में से 28 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के हिस्से में अब की बार महज 9 सीटें आई, जबकि 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। यानी इस बार बीजेपी को प्रदेश में 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी के साथ महायुति के बैनर तले लड़ने वाली शिंदे की शिवसेना 15 में से 7 सीट जीत पाई। वहीं 4 सीटों पर लड़ने वाली अजित पवार की एनसीपी महज 1 सीट ही जीतने में कामयाब रही, जबकि महादेव जानकर की पार्टी 1 सीट पर लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई। महाराष्ट्र में महायुति का सबसे खराब प्रदर्शन वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जोन में रहा, यानी शरद पवार के गढ़ ने महायुति की गाड़ी को लोकसभा चुनाव में डिरेल कर दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति यानी एनडीए के नेताओं की ओर से शरद पवार पर सीधा हमला करना उन्हें नुकसान देगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लेकर महायुति में शामिल दूसरे दलों के नेताओं के अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई दफे शरद पवार पर करारा हमला बोल चुके थे। पीएम मोदी तो शरद पवार को भटकती आत्मा तक कह चुके थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं।
और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अपने बयान में शरद पवार का नाम ना लिया हो, लेकिन माना जाता है कि पीएम का ये बयान शरद पवार को लेकर ही था। इसके कुछ दिनों बाद शरद पवार ने भी पीएम के इस बयान का जवाब दिया था। माझा त्यांनी उल्लेख केला, हा विचक्ष आत्मा आहे। एका दृष्टीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आत्मा हा कायम राहतो। हा कायम राहणारा आत्मा तुम्हाला सोडणार नाही, तर तो कायम त्या ठिकाणी राहणार आहे। शरद पवार ने प्रधानमंत्री के जिस बयान पर पलटवार किया था, वो बयान पीएम मोदी ने पुणे की एक रैली में दिया था। पुणे जो कि शरद पवार का गृह जिला, लिहाजा उनके भतीजे अजित पवार भी इसी जिले से आते हैं। अजित पवार से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। त्याच्यामध्ये काय झालं ते निवडणुकीचा मुद्दा होता असं मला कळलं। त्याच्यावर निवडणूक झाली, निकाल लागला, कौल दिला, त्याच्यावर ते आता गेलं। देश का लोकसभा का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो, जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शरद पवार पर हमला किया है, इसके उल्टा ही रिजल्ट विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शरद पवार का जादू अब खत्म हो चुका है। शरद पवार ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, 54 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 44 सीट कांग्रेस की जीतकर वहां पर आ गई। इसके बाद हाल फिलहाल में हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी महाराष्ट्र में आए थे और उन्होंने शरद पवार को कहा था भटकती आत्मा। इसके बाद शरद पवार और चुनाव प्रचार में जुटे और 31 सीट वहां पर महाविकास आघाड़ी को और महज 17 सीटें महायुति को मिली। इतना ही नहीं, तब बारामती का जब चुनाव था, अजित पवार की जो पत्नी वहां पर खड़ी थी और सामने शरद पवार की बेटी थी, तब चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने कहा कि बारामती से हम शरद पवार की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हुआ उल्टा और जीती शरद पवार की बेटी। यानी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता शरद पवार पर हमला बोलते हैं, इसके उल्टा ही नतीजा लोग अपने चुनाव में वहां पर वोटों के जरिए बता देते हैं। ताजा उदाहरण लोकसभा चुनाव में वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में देखने को मिला। वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं, जिसमें से इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस को इस बार 2 सीट मिली, जबकि पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट को 4 सीटें मिली। इनके पास इससे पहले इस जोन में 3 सीटें हुआ करती थी। हालांकि शिवसेना यूबीटी का खाता तक नहीं खुल पाया। इधर एनडीए में शामिल बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास इस जोन में 5 सीटें थी। वहीं सीएम शिंदे की शिवसेना 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इनके पास इस जोन में इससे पहले 3 सीटें हुआ करती थी। हालांकि अजित गुट के एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। यही हाल मराठाओं के गढ़ कहे जाने वाले मराठवाड़ा में भी हुआ। बीजेपी के सबसे ज्यादा दुर्गति मराठवाड़ा जोन में ही हुई। मराठवाड़ा जोन में लोकसभा के 9 सीटें आती हैं, जिसमें से अब की बार इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस को 3 सीटें आई, जबकि पिछली यानी 2019 में कांग्रेस के पास इस जोन में एक भी सीट नहीं थी। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 4 सीटें मिली, जबकि पिछली बार उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी। वहीं शरद पवार की एनसीपी शरद भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। इससे पहले इस इलाके में शरद पवार के पास एक भी सीट नहीं थी। वहीं अगर एनडीए का बही खाता देखें तो बीजेपी का इस जोन में खाता भी नहीं खुला था, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास 4 सीटें थीं।
इस इलाके में एनडीए की तरफ से एकमात्र सीट इस बार शिंदे की सेना को मिली है। वहीं अजित पवार की पार्टी भी इस जोन में शून्य पर ही आउट हो गई थी। महायुति ने जो शरद पवार को लेकर जो एक प्लान बनाया है, उस प्लान के मुताबिक उन पर चाहे चुनावी सभा हो या अन्य जगहों पर जो शाब्दिक हमले नहीं करने का उन्होंने ठान ली है। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव लोकसभा के हुए थे तो सबसे ज़्यादा टारगेट शरद पवार, उसके बाद उद्धव ठाकरे थे। तो निश्चित तौर पर जो मतदाता है महाराष्ट्र के, शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता पर ये लोग हमला कर रहे हैं। उन पर शाब्दिक तौर पर उनका हमला करके कहीं ना कहीं तो उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी, चाहे जो दूसरे अन्य दल थे, उन्हें कहीं ना कहीं तो नकारने का काम किया। दरअसल शरद पवार मराठा समाज से आते हैं और उनकी गिनती प्रदेश के सबसे बड़े मराठा क्षत्रपों में होती है। मराठाओं के बीच शरद पवार का अपना सम्मान है। ऐसे में शरद पवार पर किसी नेता का हमला मराठा समाज के ज्यादातर लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसका खामियाजा चुनाव में उस नेता और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। दरअसल मराठाओं को महाराष्ट्र की सियासत में सबसे प्रभावशाली समाज माना जाता है। मराठाओं में जमींदार और किसानों के अलावा कई दूसरे लोग भी शामिल हैं। ये समाज प्रदेश की सियासत में अच्छा खासा दखल रखता है। प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी, उसमें भी अहम रोल प्ले करता है। बीते विधानसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मराठा वोटर्स के हाथ में ही रहती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की 70 में से 39 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के हिस्से में 20 सीटें आईं। तब बीजेपी के सहयोगी रही अविभाजित शिवसेना 31 सीटों पर लड़कर महज 5 सीट जीत पाई, यानी एनडीए के हिस्से में कुल 36 सीट आई थी। वहीं 41 सीटों पर लड़ने वाली शरद पवार की अविभाजित एनसीपी को सबसे ज्यादा 27 सीटें आई थी, जबकि एनसीपी के सहयोगी रही कांग्रेस भी 29 सीटों पर लड़कर 12 सीट जीतने में कामयाब रही थी, यानी तब यूपीए के हिस्से में 39 सीटें आई थी। इसके अलावा 46 विधानसभा सीटों वाले मराठवाड़ा जोन की बात करें तो यहाँ 26 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 16 सीट नसीब हुई थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी शिवसेना को 20 में से 12 सीटें मिली थी, यानी एनडीए 28 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 23 सीटों पर बराबर लड़ने वाले शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस को 8 बराबर सीटें मिली थी। मतलब ये कि 2019 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बीजेपी और उनके सहयोगी शिवसेना का जलवा रहा था, जिसका फायदा उन्हें ये मिला था कि दोनों के पास इतने सीटें आ गई थी कि प्रदेश में बहुमत की सरकार बन सकती थी। साफ है कि राज्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में मराठा समाज की अहम भूमिका रहती है। माना यह भी जाता है कि मराठाओं का वोट ना के बराबर बिखरता है। इसका मतलब ये कि मराठा जिस दल के तरफ जाते हैं, एकजुट होकर उन्हें ही वोट करते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 28% के करीब मराठा समाज की आबादी है। मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र को मराठा समाज का गढ़ माना जाता है। इन्हीं दो जोन में सबसे ज्यादा मराठा आबादी रहती है। दिलचस्प ये कि मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र का इलाका ही प्रदेश की सियासत का असल रुख तय करता है, क्योंकि इन दोनों जोन में ही विधानसभा की कुल 116 सीटें आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेस्ट महाराष्ट्र में 70 और मराठवाड़ा में 46 सीटें, यानी प्रदेश की कुल 288 में से 40% सीटें वेस्ट महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जोन से ही आती हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा वेस्ट महाराष्ट्र में 11, मराठवाड़ा में 9 सीटें आती हैं, यानी प्रदेश में लोकसभा की कुल 48 में से 41% से ज्यादा सीटें मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र जोन में है। जाहिर है मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र इलाके में जिसकी जितनी पकड़ होगी, सियासत में वो उतना ही मजबूत होगा। जानकार मानते हैं कि इस इलाके में शरद पवार की पकड़ बाकी नेताओं की तुलना में काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र की राजनीति, क्या कहिए कि देश की राजनीति में शरद पवार का बहुत बड़ा कद है और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े नेता हैं और खास करके पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है उसमें तो उनको बहुत बड़ा कद हासिल है और वो उस सबसे बड़े नेता हैं। बेशक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। लोग उन्हें जो है गार्जियन मानते हैं, एक तरह से संरक्षक मानते हैं। यही वजह है कि महायुति के नेता अब आने वाले विधानसभा चुनाव में शरद पवार पर डायरेक्ट किसी भी तरह का हमला करने से बचते नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत अजित पवार ने कर दी। अजित पवार के सुर तो पूरी तरह से बदल गए।
जो अजित पवार कभी शरद पवार को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे थे, वो अब शरद पवार को अब अपना देवता बता रहे हैं। आम्ही कुणाचा अपमान केलेला नाही, आम्ही कुणाला दुखावलेलं नाही, आम्ही इतके दिवस पवार साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली काम करत होतो, ते आमचं दैवतच आहे, त्याबद्दल दुमत नाही। खैर, अजित पवार तो शरद पवार के भतीजे और सियासत में उनके सहयोगी भी रह चुके, लेकिन इधर बीजेपी ने भी शरद पवार पर सावधानी बरतने के लिए एक खास प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कमान बीजेपी की ओर से अब की बार गृह मंत्री अमित शाह संभालने वाले हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी बागडोर और कमान अमित शाह के हाथों में होगी। दरअसल वजह ये भी है कि शरद पवार के सामने अब तीनों नेता यानी एक मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री कुछ कहना नहीं चाहते। दरअसल एकनाथ शिंदे मराठा है, शरद पवार भी मराठा है। शरद पवार पर हमला किया तो मराठा समाज वहां पर नाराज हो सकता है, इसलिए एकनाथ शिंदे शरद पवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते। भतीजा अजित पवार शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी से अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी शरद पवार पर हमला करने से बचते आ रहे हैं और मराठा समाज पहले से ही उनसे नाराज चल रहा है। इसलिए अब शरद पवार के हर हमले का जवाब यहां पर अमित शाह देने वाले हैं। इसलिए अमित शाह इस चुनाव में प्रमुख रूप से एक अपनी नई भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और शरद पवार के गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जोन में सेंध लगाने की तैयारी में अमित शाह अभी से जुट गए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा में करारी शिकस्त झेलने वाली महायुति अपनी नई रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।